नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राहुल गांधी ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मसले खड़े किए और हरियाणा में वोट चोरी की तरफ इशारा किया, उस तरह की शिकायतें हरियाणा में पहले भी आई थी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की एक प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उनकी विधानसभा में करीब 16,000 फर्जी वोट्स हैं। हम लोग आज बातचीत करेंगे पराग शर्मा से, जो कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही हैं और वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और वो ये दावा करती रही हैं कि उन्होंने ये खबर, ये जानकारी, ये सूचना शिकायत के तौर पर इलेक्शन कमीशन को दी थी, पर चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ पराग जी जुड़ गई हैं। पराग जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें फिर से एक बार द फोर्थ एस्टेट पे आने का अवसर दिया। थैंक यू फॉर कमिंग। पराग जी, आपने भी शिकायत यही की थी, राहुल गांधी जी ने जो बातें की हैं, उनसे मिलती-जुलती आपकी भी शिकायतें थी। तो आपका भी कोई योगदान है राहुल गांधी को डेटा देने में? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और क्योंकि राहुल जी ने इस मुद्दे को उठाया था 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पूरे देश, पूरी दुनिया को पता लगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या इनकी कारगुजारी है। तो उसमें जो मैंने बातें करी वो तो हमने अपने पार्टी की तरफ से ही बात को हमने प्लेटफॉर्म पे रखा है और मैंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से अपनी 1 साल पुरानी शिकायत को जनता के सामने रखा, जिस पर आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। किसी भी अधिकारी ने हमसे बात करने की जहमत नहीं उठाई है। ऐसी की ऐसी अ, पड़ी है वो कंप्लेंट पेंडिंग। राहुल गांधी ने भी जो इशारा किया है, वो आपके इलाके की तरफ ही किया है। फरीदाबाद, होडल, पलवल, उस विधानसभा के इलाकों के कई का ज़िक्र उन्होंने किया। तो आपकी क्या शिकायत है? एक बार दर्शकों को दोबारा से हम लोग अगर स्मरण करा दें, कितने वोट्स की आपने शिकायत करी थी? किस तरह की शिकायत थी? देखिए, हमने अ, शिकायत करी थी इलेक्शन कमीशन को। सेक्टर 12 में हमारा जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इलेक्शन के, कि भाई 16,000 बोगस वोट्स हैं। सेम वही पॉइंट्स जो राहुल गांधी जी ने रेज करे थे कि ये लोग फर्जी वोटर को उनके सेम एड्रेसेस पे, अलग अलग बूथ्स पे सेम नाम होता है, सेम एज होती है, डिटेल्स होती हैं, और इस तरीके से ये लोग इलेक्शन कमीशन जो है ये हैंड्स इन ग्लव होकर भारतीय जनता पार्टी से और वोटर को जोड़ता है वोटर लिस्ट में। अब जैसे कल की बात हम करते हैं, तो कल राहुल गांधी जी ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के माध्यम से जनता को बताया कि एक ब्राजीलियन मॉडल को अब ये ले आए। मतलब जी। इंडियंस तो कम पड़ गए थे ना इनके साथ, इनके पास, तो अब ये ब्राजील पहुंच चुके हैं और इन्होंने पुराने वो बचपन के दिनों के सॉन्ग्स की याद ताजा करवा दी हमें। तो वो एक ब्राजील करके गाना आता था बड़ा फेमस सॉन्ग था वो, हर शादी में, हर समारोह में वो गाना हमें सुनने को मिलता था। तो बड़ी बात यह है कि अब ये लोग अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, हास्य का पात्र बन रहे हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से ये इंटरनेशनल लेवल पर बात पहुंच गई और सुनने में आ रहा है कि वो जो मॉडल है जिनके फोटो को यूज किया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, वो हुँ। अपनी स्पष्टीकरण में भी उन्होंने कुछ बात रखी है, अपना भी उन्होंने कोई ओपिनियन दिया है। तो मुझे लगता है कि उन्हें तो ज्ञानेश गुप्ता जी पर एक कंप्लेंट इनके खिलाफ दायर कर देनी चाहिए, क्योंकि यही तो हेड है ना इलेक्शन कमीशन के। और उनकी एक महिला की फोटो का इस तरीके से दुरुपयोग होना और मिसयूज होना अपने आप में एक ऑफेंस बनता है। ठीक बात है, ऑफेंस बनता है। वो ब्राज़ील की महिला ने अपना वीडियो भी जारी किया है इस बारे में। पर आप जी बताइए ना, आपने भी 16,000 वोटों का ज़िक्र किया था, आपने कुछ नाम भी बताए थे। जी। वो क्या है? थोड़ा-सा वो दर्शकों को हम लोग और अच्छे से बता पाएँगे? अब मेरे को तो ये सारे नाम रविंद्र जी बाय हार्ट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे। एक आस्था पांडा जी हैं सेक्टर 3 की, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ और मुझे लगता है मेरे को अपनी मुहिम तेज कर देनी चाहिए उन्हें ढूंढने की। क्योंकि देखिए, जैसे आसपास के इलाकों की भी बात करी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद, जिनके वोट काट दिए गए, क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के वोटर हैं।
तो ये अपने आप में एक दंड है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन लोगों को जो कांग्रेस के, जिनका ये मालूम है कि इनका घर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसी है, उनके वोट काट दिए गए। अब बात आती है कि फर्जी वोटर ऐड हो रहे हैं, तो हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने कैसे अपना एक ही रात में डेटा बढ़ा दिया ये। और जो 25 लाख वोटर राहुल गांधी जी बात करते हैं कि ये 25 लाख वोटर फर्जी हैं, तो वो तो हम सबूतों के साथ बात कर रहे हैं ना। अब एक बात तो स्पष्ट है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनता है, समझता है, तो उसको उसमें वैलिड पॉइंट्स दिखते हैं। लेकिन अगर कोई अंधभक्त है जिसको सिर्फ ना तो अपने बच्चों के रोजगार की चिंता है, ना ही अपने भविष्य की चिंता है, ना उनका कोई भविष्य है भारतीय जनता पार्टी के होते हुए सत्ता में, तो वो लोग सिर्फ बात करवा लो उनसे सनातन की। आप सनातन की बात करवाओ, आप रोजगार की बात कराओ तो वो करेंगे नहीं। आप उनसे कोई भी बात करो, वो सिर्फ आपसे आपके आगे शोर मचाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। वो ये नहीं बता पाएंगे कि ये पॉइंट वैलिड है कि नहीं है। हम सबूतों के साथ फैक्ट्स पे बात करते हैं और फैक्ट्स पे ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज समझने वाली बात ये आ रही है कि आप भगवान राम को बीच में ले आते हो। भगवान राम तो सर्वव्यापी हैं, वो तो जगदाधिपति हैं। आप उनका सहारा अपने इलेक्शन कमीशन में क्यों ले रहे हो? आप फैक्ट्स पे हमें जवाब दे दो, हलफनामा दे दो। आप कोर्ट में नहीं देंगे, एलिगेशंस लगाएंगे, काउंटर एलिगेशंस लगाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। अब तो यही अब ये सब जो चीजें सिर्फ फरीदाबाद या इन एंड आउट फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा में और पूरे देश के हर जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है, इनकी तैयारी वहां पे पहले से ही पूरी होती है कि किस तरीके से चुनाव जीतना है, स्ट्रेटेजी बदल जाती है। तो ये देखिए फरीदाबाद और इस इलाके में क्योंकि एनसीआर का रीजन है और ये मिक्स्ड है। हरियाणा के हम्म, हरियाणा के मूल निवासी भी हैं और बाहर से जो लोग हम्म, यहाँ पर आए हैं काम धंधा करने के जी। लिए वो लोग भी यहाँ पर रहते हैं। साथ ही ये ग्रामीण इलाका भी है और शहरी भी है। तो इस तरह क्या इलाके को टारगेट करना आसान होता है क्या? क्योंकि आपका जो विधानसभा है वो दोनों है, वो मिक्स्ड है, वो आधा शहरी आधा ग्रामीण है। तो क्या आपने भी जो देखा है गड़बड़ पाई है वो किन क्षेत्रों में पाई? राहुल गांधी ने इशारा किया कि शहरी इलाके में ज्यादा है वो। बिल्कुल, उन्होंने सही बात बोली है, वैलिड पॉइंट रेज़ किया है। शहरी इलाकों में जैसे हमने अपनी पिछली कन्वर्सेशन में भी बात करी थी, यहाँ पर पलायन होता है। यहाँ पे लोग आते भी हैं, यहाँ से जाते भी हैं। जो मालिक मकान होते हैं, वो अपना मकान किराए पे दे जाते हैं। अब वहाँ पर कौन दूसरे राज्य से आकर रह रहे हैं, सेम ऐसा ही दिल्ली में होता है। तो यहाँ पर वोटर ऐड करना बड़ा आसान हो जाता है। अब हम बात करें देहात की, तो अगर देहात में तो पहले भी हमारी बात हुई है कि कहीं भी हम कोई नया व्यक्ति आएगा, उसे दूर से 10 कोस दूर से पहचान लेंगे कि ये तो कोई बाहरी है। लेकिन शहरों में, सोसाइटी सिस्टम में इन सब चीजों पे गौर नहीं किया जाता, जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरी प्रकार से लिया है। तो वही राहुल गांधी जी ने रेज भी किया है पॉइंट। तो ये इतना आसान अब ये सवाल उठता है पराग जी कि आपकी जो लोकल टीम है या लोकल जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी के हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान से क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या उनको नहीं पहचान है कि आपके बूथ पर जो लोग वोट डालने आए हैं, वो लोग कौन हैं? उनका वोट फर्जी है, उनके पास लिस्ट रहती है। यहाँ पर क्या कांग्रेस पार्टी की वीकनेस लग रही है आपको? रविंद्र जी, जब सत्ता इनकी है और सिस्टम इनका है, तो आप यकीन मान लीजिए इस बात का कि किसी भी विपक्षी दल के कैंडिडेट की या कोई भी लोग जो सरकार से इतर होके चल रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होगी। आप कुछ भी कर लें। अब मैंने 1 साल से कंप्लेंट दे रखी है। इलेक्शन कमीशन एक जिम्मेदार एजेंसी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अब समझ में आता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित रह गई है। देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कल राहुल गांधी जी ने एक बात बोली है कि भाई अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। अब यूं तो मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी चोरी से सरकार तो बना के बैठी है,
सिस्टम वाले ही इनसे त्रस्त हैं, क्योंकि अब उनके भी सर के ऊपर से पानी जाने लग गया है, वो भी परेशान होने लग गए हैं। कब तक जवाब देंगे, कब तक सरकार के स्पोक्स पर्सन बन के रहेंगे? अब मुश्किल होने लग गया है। तो हालात धीरे धीरे करके बदलने लग गए हैं। लेकिन अब आपने मेरे से सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी की वीकनेस क्या इसमें हमें नजर आती है? सुनवाई कहां पर है? हमारा नेता चीख चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहीं देश का प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। ये है लोकतंत्र हमारे देश में। वो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो जनता को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कौन सी एजेंसी कर रही है? जिन एजेंसीज को सुनवाई करनी चाहिए वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं। यही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी पीड़ा है आज की तारीख में। अगर सुनवाई हो जाए तो ये करोड़ों लोगों का भला हो जाएगा, जो आज नौकरी के लिए परेशान है, राशन के लिए परेशान है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये सब चीजें बिल्कुल महरूम है जनता। क्यों? उन्हें पता है सरकार तो वो बना ही लेंगे, फिर क्या जरूरत है जनता को इतनी सेवाएं प्रदान करने की, इतनी ये इनायत देने की? जनता को कोई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नजर में। लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? आपको अभी तो फिर से चुनाव आने वाला है, दूर तो है नहीं, 2 साल में 3 साल में फिर इलेक्शन आएगा लोकसभा का। अभी तो तो ये हमने अगर इस तरह की वोटिंग लिस्ट रहेगी तो आप लोग कैसे फिर चुनाव जीत पाएंगे या कैसे चुनाव लड़ ही पाएंगे? जीतना तो अलग ही बात हो गई। अब तो सभी लोग ये बोलने लगे हैं कि ये लोग तो बिल्कुल इसको लोकतंत्र को खत्म करने पर ही आमादा हैं, और इसका जीता जागता सबूत दिख रहा है लोगों को। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए? तो लड़ाई तो राहुल गांधी जी ने कल जेनजीज को भी एक संदेश दिया है कि भाई हम अहिंसा और सत्य के दम पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो अपनी आवाज को मुखर करेंगे। और मैं एक बात समझती हूँ कि झूठ के पांव नहीं होते। ये लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इनके झूठ की परत खुल रही है, लोगों को पता लग रहा है, और लोग खुद अब आगे आकर कांग्रेस पार्टी की इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज आज का युवा ये समझता है कि उसके लिए धर्म जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी शिक्षा भी है, रोजगार भी है, स्वास्थ्य भी है। आप सिर्फ धर्म के नाम पे अपना पूरा जीवन नहीं काट सकते। और जहां तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात आती है तो धर्म कभी आड़े नहीं आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे से आपको डाइवर्ट करके धर्म के रास्ते पे लाके खड़ा कर देगी कि बाकी सब चीजें तो आप भूल ही जाएंगे। मगर अब युवा सवाल करने लग गया है। जवाब ये कभी नहीं देंगे, लेकिन सवाल भी बंद नहीं होंगे। अब देखना ये है कि ये लड़ाई कितना आगे तक बढ़ती है, मगर पराग लड़ाई जी, तो हम लड़ेंगे। जी, ये राहुल गांधी ने जो एक रेवोल्यूशन किया है, आप लोग कितने रिलीव्ड हैं? क्योंकि आपसे मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि आपने ये शिकायत पहले दर्ज कराई थी और मुझे लगता है ज्यादा लोगों ने नहीं कराई। पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 89 पर लड़े थे, तो उनमें गिने चुने ही ऐसे जागरूक लीडर्स रहे होंगे या प्रत्याशी रहे होंगे जिन्होंने इस चीज को भांप के इलेक्शन कमीशन को शिकायत कराई थी। अब आपको रिलीव्ड महसूस कर रही है कि आपने जो बातें उठाई थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर स्टेट लीडरशिप या सेंट्रल लीडरशिप थोड़ा सा एक्टिवली प्रोएक्टिव होती तो नतीजे बदल सकते थे। रविंद्र जी, एक्चुअली क्या है कि खुशी इस बात की है कि हमने जीवन में पढ़ाई को बड़ा महत्व दिया है, और लॉ फैकल्टी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हम जैसे लोगों के लिए, जो एक छोटे से गांव से निकल कर आते हैं और माता पिता हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां पे हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का सपना होता है पहुंचना, एडमिशन लेना। अब बात आती है, जब हमने लॉ की पढ़ाई करी, कानून की पढ़ाई करी, तो हमें बताया गया किस तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है, उसी बेस पे हमने अपनी बात रखी। आज जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी हमारे जैसे युवाओं की बात को रख रहे हैं, तो यकीनन रिलीव तो फील करते हैं हम। और ये भी पता चलता है कि हमने वैलिड पॉइंट्स रेज करे, और आप जैसे सच्चे रिपोर्टर्स, सच्चे पत्रकार जब इस मुहिम में अपना पूरा का पूरा योगदान देते हैं, अपने आप को झोंक लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। क्योंकि मैं ऐसे भी रिपोर्टर्स को जानती हूँ, जब
हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, सरकार बनने से पहले वो कांग्रेस 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 करते हैं, उसके बाद फिर वो लोग पर्सनल अटैक्स करते हैं लीडर्स के ऊपर, सरकार ना बनने के लिए पार्टी के ऊपर। और आज जब इतना बड़ा मुद्दा आता है देश हित में बात उठाने की, जब समय आता है, तो इनकी जिह्वा कुंठित हो जाती है, ये खामोश हो जाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक्ड है। लेकिन क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स रेज करे, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नेता ने अपनी जो हरियाणा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक्सक्लूसिवली पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सब पॉइंट्स को रेज किया, और आगे भी ये हरियाणा के जो भी ये पॉइंट्स हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो एड्रेस होते रहेंगे हमारे नेता के द्वारा। तो नहीं, नहीं, हम तो ये थोड़ा-सा डिटेल में बताइए, आगे होते रहेंगे मतलब? ये और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ऐसी? लगातार चलेगा, लगातार खुलासे होंगे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। तो उसमें जैसे कल हमारे नेता ने ये पॉइंट्स रखे, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारे नेता खुद अपने पीसीस के माध्यम से जनता के सामने आके हरियाणा पे और भी खुलासे करेंगे। अभी नहीं, ये बिहार की थोड़ा-सा बात रखी है। थोड़ा-सा खोल के बताइए इस बात को, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं पराग जी, थोड़ी डिटेल में बताइए। देश हित में बात रखेंगे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, रुक नहीं गए हैं, मतलब कि नहीं, एक हरियाणा प्रेस हरियाणा कॉन्फ्रेंस को से ही लेकर आप उन्होंने लोगों के हरियाणा को समेट नहीं दिया। हरियाणा को लेकर आप लोगों के पास अभी और भी दस्तावेज हैं क्या? हरियाणा में अभी आप जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे जनता के सामने पेश होती रहेंगी, ये दावा है मेरा। क्योंकि नेता हमारे इसी बात के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि जो भी चीजें भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर कर रहे हैं वो जनता के सामने पेश करनी है। कल आपने गौर किया हो तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अब ज्ञानेश गुप्ता जी जो भी बोलेंगे हम उस पे फैक्ट चेक करेंगे और जनता के सामने पेश करेंगे। अब बोले, अब बोलना चाहिए उन्हें, तो हम हर चीज का अब एक्सरे करेंगे और फिर उसको जनता के सामने पेश करेंगे। तो अब एक और आखिरी सवाल पराग जी, आप कल से जब हमारी बात हुई तब भी आप फील्ड में लोगों से मुलाकात कर रही थी, अपने क्षेत्र में थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ज़ाहिर है कार्यकर्ता भी आपसे मिले होंगे और दूसरे लोग भी मिले होंगे। तो उन लोगों ने किस तरह का व्यू दिया कि क्या जनता आपके क्षेत्र की खास तौर पर किस तरह से ले रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? और ये जो रहस्योद्घाटन हुआ है, राहुल गांधी ने जो बातें कही, तो उनसे लोगों में किस तरह का भाव है? किस तरह की भावना उनकी है? हमारे जो इलाके के आसपास के लोग हैं, कल मैं उनके बीच में ही थी, प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार मैं उनके साथ थी। लोग बहुत खुश हैं, लोग उत्साहित हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सिस्टम के खिलाफ बोलने की, अनफिल्टर्ड बोलने की हिम्मत रखता है, बोल रहा है, अपनी बात से पीछे नहीं हटा। और उनको उम्मीद है कि जैसे भी अब मेरे को, जैसे हर किसी का अपना व्यू होता है, अपना ओपिनियन होता है, तो मेरे को लोगों ने बोला कि दीदी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हुँ। सड़कों पे उतरी है कल कांग्रेस पार्टी, पूरा जिला स्तर पे इन्होंने अपना वोट चोरी के खिलाफ जो कैंडल मार्च निकाला है और बात करी है। तो लगता है कि अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही। कांग्रेस पार्टी देश के लिए, लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। अपना जी, वोट तो हमारा दिल्ली जाता है ना, जनता के बिल्कुल। वोट का नहीं, क्या हो रहा है ये खुलासे कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आप लोगों के लिए तो अब अच्छी खबरें हैं कि भई कॉस्मोपॉलिटन हो गए हैं आपके शहर। अब इतना कॉस्मोपॉलिटन हो गया कि वोटर भी बाहर से आने लग गए। पहले तो खाली रहने के लिए लोग आते थे यहाँ। एनीवेज़ ब्राजील इंटरनेशनल बिल्कुल। ओवरसीज हो गया। ब्राज़ील से लोग आने लगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पराग जी, आपने समय निकाला और तफ़सील से रविंद्र हमारे जी, साथ आपका बातचीत की। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने फिर हमें अपने चैनल पर आने का मौका दिया और जनता से रूबरू होने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। तो थैंक बहुत-बहुत यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। यू फॉर योर टाइम।